टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर बच्चे अक्सर कहाँ पर गलती करते हैं। देखिए एग्जाम में इस चैप्टर के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो 5 मार्क्स तक की वेटेज रखते हैं। बहुत ही सिंपल सा देखिए आपका चैप्टर है और बड़ी ही आसानी से इस चैप्टर को आप प्रिपेयर करके 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कौन से वो मेजर एरियाज है जहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जब भी आपको टाइम ऑफ सप्लाई कंप्यूट करना है, टाइम ऑफ सप्लाई हम क्यों कंप्यूट करते हैं? ताकि हम वो पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकें जिस पर देखिए टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब देखिए जब फॉरवर्ड चार्ज की कहानी आती है तब तो बच्चे इसके अंदर बड़ी आसानी से कंप्यूटेशन कर लेते हैं, लेकिन जब भी रिवर्स चार्ज की कहानी आती है, चाहे वो गुड्स के केस में हो या सर्विसेज के केस में, बच्चे अक्सर इन दोनों पॉइंट पर सिली मिस्टेक करके देखिए अपने मार्क्स गवा देते हैं। अब किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है देखिए रिवर्स चार्ज के केस में, गुड्स का अगर मैं बात करूं और सर्विसेज की, तो बहुत सिंपल सा देखिए प्रोविजन है। आपको सर डेट ऑन विच गुड्स रिसीव्ड लेनी होती है गुड्स के केस में और डेट ऑफ पेमेंट लेनी होती है। इसके साथ साथ आपको जो तीसरी चीज लेनी होती है वो है 30 डेज इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। और डेट ऑफ पेमेंट के अंदर आप देखिए हमेशा अमाउंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर लेते हैं। अब देखिए इस वाली डेट और इस डेट को कंप्यूट करने में तो कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया होता है, बड़ी आसानी से देख सकते हो। लेकिन जो कहानी आती है वो यहां पर आती है इस वाले पॉइंट पर, जिसमें कहा जाता है कि 30 डेज इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। बच्चे कई बार इसकी इंटरप्रिटेशन गलत निकाल लेते हैं और कई बार कंप्यूटेशन में सिली मिस्टेक कर देते हैं। क्या मतलब है? सर जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया है उस दिन को छोड़ दो और उसके बाद 31वां दिन देख लो कौन सा आ रहा है और उस 31वें दिन को यहां पर लिख लो और इन तीनों डेट्स में से जो भी सबसे पहले आएगा वो आपका हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि 4 मई को इनवॉइस इशू किया गया, तो मैंने क्या कहा 30 डेज इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस नहीं लेनी, तो मैं कौन सी डेट से लूंगा? सर मैं लूंगा 5 मई से, और 5 मई से मैं देखूंगा जाकर कि मेरा 31st डे कौन सा आ रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मई के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं तो आप कहोगे सर 31 दिन होते हैं। जी हाँ, और 4 तारीख को इनवॉइस इशू किया गया था, यानी कि 4 दिन आप इसमें से हटा दीजिए, तो मेरे पास बच कितने जाते हैं? सर मेरे पास 27 डेज रह जाते हैं। मुझे कहां पर जाना है? 31वें दिन पर जाना है। 27 दिन हो गए, तो 27 में मैं कितने दिन और ऐड करूं कि मैं 31 पे पहुंच जाऊंगा? तो सर आप इसमें 4 डेज और ऐड कर दीजिए। तो यानी कि 4 डेज में कौन से ऐड कर रहा हूं? जून के मंथ के। ठीक जी, तो यानी कि 4 जून मेरा यहां पर 31st डे होगा इनवॉइस जहां इशू किया हुआ है उस दिन के बाद से। तो यही डेट आपको लेनी होती है और अक्सर बच्चे देखिए इसकी कंप्यूटेशन में गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका पूरा आंसर गलत हो जाता है। सेम वे अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो वहां पर 31 नहीं, वहां पर देखिए 61 हो जाता है। 60 डेज इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो वहां पर 61वां दिन आपको कंप्यूट करने में गलती नहीं करनी है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सर्विसेज के केस में आप देखिए किस तरीके से कंप्यूट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। रिवर्स चार्ज के केस में तो सर आपको डेट ऑफ पेमेंट देखनी होती है और 60 डेज इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एग्जाम में इसी तरीके से देखिए लीगल लैंग्वेज में लिखेगा। हाँ, बाद में इन अदर वर्ड्स 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर ये आप लिख सकते हैं और इन दोनों में से जो भी पहले आएगी वो आपकी देखिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाता है। तो ये थी वो पहली चीज जहां पर बच्चे देखिए अक्सर गलती करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर की। तो सर वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में देखिए आपने सेक्शन 15 पढ़ा है जिसके अंदर सबसेक्शन 2 कहता है कि कौन कौन से आइटम्स है जो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते वक्त ऐड करने हैं और कौन कौन से आइटम्स है जो आपको माइनस करने हैं। इसके अंदर देखिए अगर सप्लायर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं करी जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेट फीस चार्ज करता है, डिले पेमेंट चार्जेस ले लेता है, ठीक है, या किसी और नाम से वो चार्जेस ले रहा है क्योंकि आपने पेमेंट डिले कर दी थी, तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लियरली कहता है कि आपको इन्हें ऐड कर देना है वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। लेकिन अगर बैंक आपसे देखिए आपने टाइम पे बैंक को इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी जिसकी वजह से बैंक ने आपसे देखिए इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया, पीनल इंटरेस्ट या डिले इंटरेस्ट, तो क्या आप इसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर दोगे? तो अक्सर बच्चे यहां पर देखिए गलती कर जाते हैं। वो कहते हैं कि सर डिले पेमेंट चार्जेस लिए जा रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट की फॉर्म में हो, लेट फीस की फॉर्म में, हमें उसे ऐड कर देना है। लेकिन ध्यान रखिए अगर बैंक आपसे क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट या ईएमआई टाइम पे नहीं करी और पीनल इंटरेस्ट या देखिए आपसे डिले पेमेंट इंटरेस्ट ले रहा है तो वो आपको ऐड नहीं करना क्योंकि वो भी इंटरेस्ट का ही पार्ट होता है। और एग्जेम्पशन चैप्टर में आपने क्लियरली पढ़ा है कि बैंक अगर आपसे इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग चार्जेस की फॉर्म में कुछ कंसिडरेशन रिसीव करता है तो वो आपका पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा बैंक कोई चार्जेस ले रहा है जैसे कि प्रोसेसिंग चार्जेस हो गया, फाइल चार्जेस हो गया, क्लोजिंग चार्जेस हो गया या कोई और भी चार्जेस, ठीक है जी, तो वो आपको नहीं लेना। इंटरेस्ट बैंक
कब चार्ज करेगा? आपको देखिए जब लोन देगा तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आपने बैंक से डिस्काउंट करा है तो डिस्काउंटिंग चार्जेस आपको देखिए पे करने होते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट है तो आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बैंक अगर आपसे डिले पेमेंट की वजह से कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो वो पीनल इंटरेस्ट या जो डिले इंटरेस्ट है वो भी इंटरेस्ट का ही पार्ट होता है और वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट जो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर आता था और बच्चे उसमें गलती कर जाते थे। इसके बाद एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसके अंदर, देखिए सब्सिडी, और इसके अंदर तो 90% से ज्यादा बच्चे गलती करके आ जाते हैं। सर सब्सिडी देखिए आपको ऐड करनी होती है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के हिसाब से, लेकिन अगर सब्सिडी आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिले तो आपको उसे ऐड नहीं करना होता। और सबसे जरूरी बात कि सब्सिडी देखिए डायरेक्टली लिंक होनी चाहिए प्राइस से, मतलब जिस पर्टिकुलर आइटम के अगेंस्ट में सब्सिडी मिल रही है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनरल सब्सिडी है या डोनेशन की फॉर्म में मिल रहा है, नहीं, वो चीज नहीं चलेगी। तो ध्यान रखिएगा, सब्सिडी को आपको ऐड करना है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिले तो आपको उसे ऐड नहीं करना है। इसके बाद सर क्या चीज आती है, देखिए जहां पर बच्चे गलती करते हैं तो फोर्थ पॉइंट हमारा इसमें आता है कि सर थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय द रिसिपेंट इन रिलेशन टू द सप्लाईज दैट नीड टू बी पेड बाय द सप्लायर। क्या मतलब है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं इसका। सपोज मिस्टर ए एक केटरर है और मिस्टर बी ने एक देखिए फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, छोटा सा फंक्शन है सपोज, और इस फंक्शन के लिए मिस्टर ए यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जितनी भी केटरिंग की सर्विसेज है, डेकोरेटिव की है, साउंड सिस्टम है, ये सारा काम जो है मिस्टर ए देखने वाले हैं। अब मिस्टर ए सपोज मिस्टर सी से कहते हैं कि सर हमें एक ऑर्डर मिला है, यहां पर हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, केटरिंग से रिलेटेड, साउंड सिस्टम, डेकोरेशन सारा। आप क्या करिए, आप यहां पर सॉफ्ट ड्रिंक्स सप्लाई कर दीजिए। अब देखा जाए तो मिस्टर सी ने जो सप्लाईज प्रोवाइड करी हैं वो इनडायरेक्टली मिस्टर बी को करी हैं, लेकिन इनके लिए रिसिपेंट कौन है, इनके लिए रिसिपेंट मिस्टर ए है। तो अगर सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर मिस्टर ए मिस्टर बी से कहते हैं कि सर एक पर्सन देखिए आ रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक सर्व करेगा और आप इस पर्सन को 50,000 रुपीज पे कर दीजिएगा, 50,000 रुपीज पे कर दीजिएगा। तो यहां पर मिस्टर बी देखिए पे कर रहे हैं एक ऐसा खर्चा जिसको पे करने की जिम्मेदारी या मैं कहूं ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी वो थी मिस्टर ए के ऊपर, लेकिन डिस्चार्ज कौन कर रहा है इसे, मिस्टर बी। तो इस तरीके के जब भी खर्चे आते हैं तो इसे देखिए आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड करना है। ठीक है जी, मतलब जो भी कंसिडरेशन चार्ज करेंगे मिस्टर ए उसमें ये 50,000 भी ऐड करेंगे और फिर जीएसटी चार्ज करेंगे। अक्सर बच्चे देखिए इस चीज में गलती कर जाते हैं। वेरी सिंपल। इसके बाद देखिए जो एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है डिस्काउंट का ट्रीटमेंट। और डिस्काउंट के अंदर भी देखिए खास तौर पे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के अंदर सर देखिए अगर आपका एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर सप्लाई डिस्काउंट दिया जा रहा है, इनवॉइस में मेंशन है माइनस कर दीजिए, इनवॉइस में मेंशन है माइनस, इनवॉइस में मेंशन नहीं है माइनस नहीं करेंगे। लेकिन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अगर आप दे रहे हो तो 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तभी आपको देखिए उसे माइनस करना है, अदरवाइज माइनस नहीं करना। ठीक है जी, कौन सी 3 कंडीशन सर, पहली ये कि एज पर एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब सप्लायर और रिसिपेंट के बीच में कहीं ना कहीं ये बात पहले से तय हो कि डिस्काउंट दिया जाएगा। आप जो डिस्काउंट दे रहे हो वो किस पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट में दे रहे हो ये भी आपको देखिए आइडेंटिफाई करना होगा। और जो आपका रिसिपेंट है देखिए वो इस डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में अगर उसने पूरा क्रेडिट लिया तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी वो रिवर्स करे। अगर ये तीनों बातें सेटिस्फाई हो जाती हैं तब तो आपको डिस्काउंट को माइनस करना है, अदरवाइज माइनस नहीं करना। मतलब अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप डिस्काउंट माइनस नहीं करोगे। तो देखिए ये वो 5 पॉइंट्स है जिसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं एग्जाम में। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, इनमें आप गलती मत करके आइएगा और फुल मार्क्स स्कोर करिएगा। तो इन सही बातों को नोट करिए। थैंक यू सो मच।